नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले 8-10 सालों से यानी नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने और मैं जितना उनकी पॉलिटिक्स का विश्लेषण एनालिसिस करते गया हूं, तो बार बार मैंने एक बात दोहराई है कि इनकी राजनीति इतनी जटिल होती है कि वो समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश जाएंगे तो बात तो उत्तर प्रदेश की करेंगे, लेकिन मामला दिल्ली का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है या तमिलनाडु का हो सकता है, क्योंकि कौन से निशाने पर तीर लगा रहे हैं ये नरेंद्र मोदी कभी बताते नहीं, ना कि सूचित करते हैं। हाँ, इशारे होते हैं। वो इशारे अगर हम पकड़ सकते हैं तो ही नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार आगे जाकर क्या करना चाहती है ये समझ में आ सकता है। और इसलिए पिछले कम से कम 5-6 साल से 7 साल से कम से कम एक बात बार बार उभरती रही कि क्या भारत को वीटो पावर मिलने वाला है। वीटो पावर का मतलब यह होता है कि जो रेगुलर यूनो का यानी यूनाइटेड नेशन का जो रेगुलर काम चलता है उसमें जो एक कमिटी होती है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है, उसमें कुछ 20-24 देशों का देश सदस्य होते हैं और उसमें 5 परमानेंट सदस्य मेंबर है जिनको वीटो पावर मिला है। यानी जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया उस वक्त यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी और उस वक्त गिने चुने कुछ 30-40 वगैरह ऐसे देश हो गए जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे। आगे चलकर अलग अलग देश स्वतंत्र हुए, उसके साथ आ गए और अभी कुछ 200 के आसपास यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है। उनमें से 5 परमानेंट मेंबर है जिनको महासत्ता माना गया था 80 साल पहले। आज भी वो महासत्ता मानी जाती है और इसलिए उनके पास वेटो पावर है। और वेटो पावर का मतलब ये होता है कि वो यूनाइटेड काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं और उनके पास वेटो पावर है। इसका मतलब ये कि अगर उनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशंस में कोई प्रस्ताव आता है, अगर उनमें से 5 वीटो पावर जो है उनमें से कोई भी एक देश अड़ंगा लगाए तो वो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ सकता है, ना डिस्कस हो सकता है, ना पास हो सकता है। तो 5 लोगों को ये विशेष अधिकार है, स्पेशल पावर है जिसको वीटो पावर माना गया है। नकाराधिकार ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ये पूरी यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका है उस पर भी ये नकार लगा सकते हैं, बाकी सबको चुप कर सकते हैं। क्योंकि ये 5 जो परमानेंट मेंबर माने गए वो जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई उस वक्त के सुपर पावर थे। ब्रिटेन था, फ्रांस था, फिर जर्मनी तो बर्बाद हुआ था, अमेरिका नई सुपर पावर बनकर उभरा था, सोवियत यूनियन यानी रशिया पहले से ही था। और 5वीं सदस्यता उस वक्त बाद में भारत को मिलने वाली थी जो चीन के पास थी, क्योंकि चाइना भी एक बड़ा देश था लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद चाइना का जो सत्ताधीश था चिंग kai शेक, उसको कम्युनिस्टों ने भगा दिया था। वो आज जिसको ताइवान बोलते हैं, फॉर्मोसा वगैरह, वहां जाके छुप गया था। तो उसको चाइना मानकर चला जा रहा था, लेकिन जब रशिया अमेरिका ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अलग अलग देशों ने फिलिस्तीन को एक नेशन करके मान्यता दी है, पैलेस्टाइन को, बिल्कुल वैसे ही जब तक अमेरिका चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था तब तक चाइना को चाइना नहीं माना जाता था, ना कि उसको बड़ा देश होकर भी वीटो पावर मिला था। अमेरिका के अध्यक्ष निक्सन थे, रिचर्ड निक्सन थे,
उनके सलाहकार वहां पहुंचे, उनके साथ बात हो गई और चाइना के साथ अमेरिका की दोस्ती हो गई। उन्होंने चाइना को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद चाइना को वीटो पावर मिल गई। लेकिन एक बात है, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया था उस वक्त भारत को भी वीटो पावर मिल सकता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, ये तो चाइना का अधिकार है, क्योंकि चाइना में उस वक्त गड़बड़ चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी एक सरकार बन के एस्टेब्लिश नहीं हुई थी और इसलिए आगे चलकर चाइना के पास वो वेटो पावर आ गया। और भारत आज सबसे प्रगत देश है, डेवलप कंट्री है, फिर भी उसको वेटो पावर नहीं मिल रहा है। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रशिया हो, ऐसे देश भारत को वीटो पावर देने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना रोके बैठा है, क्योंकि वीटो पावर, भारत को वीटो पावर देना कि नहीं ये भी तय करने का जो मामला है उसमें चाइना अड़ंगा लगाकर बैठा है। और जब जब यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पाकिस्तान का मामला आता है, तब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव भारत का हो तो चाइना उसमें अड़ंगा लगा देता है। तो बात साफ है, चाइना हर वक्त भारत के साथ दुश्मनी का बर्ताव करते आया है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और इसलिए पिछले 5-7 सालों से ये जो प्रयास चल रहा था, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से ये प्रयास चल रहा है कि भारत को भी एक बड़ा सुपर पावर मानकर वीटो पावर दिया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में उनको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। लेकिन वो होता नहीं। वैसे तो बाकी से छोटे मोटे देश है, उनके जैसा भारत एक ऑर्डिनरी मेंबर है, और जब हर कुछ 2-4 साल में बदला जाता है, उसमें जिनका चुनाव होता है उसमें भारत चुनकर आकर मेंबर हो सकता है, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है। तो वीटो पावर का मतलब परमानेंट मेंबर होता है, और इसके लिए भारत तो प्रयास करेगा ही, लेकिन उसको अगर अहमियत ये बड़े देश नहीं देते तो ये प्रस्ताव नहीं मंजूर होता और भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा। इसके लिए इस पर जब जब चर्चा हुई है, तब बार बार मैंने पिछले 5-6 साल में ब्लॉग लिखता था, उसमें भी मैंने लिखा है कि मोदी एक अजीब पॉलिटिशियन है। वो जो आम पॉलिटिशियन होते उस तरीके से मोदी कभी कृति नहीं करते, कभी आचरण नहीं करते। वो जो अपने उनको जो चीज करनी है वो अलग अलग तरीके से प्रेशर बनवा कर उस लाइन पर अपने दुश्मन को भी लाते हैं। अभी अभी हमने देखा है कि चाइना के खिलाफ टैरिफ वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, अमेरिका के अध्यक्ष ने शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को प्रेशराइज करना शुरू किया और भारत पर आरोप लगाया कि आप रूस से ऑयल खरीदते हो और इसलिए आप यूक्रेन के वॉर में रसिया की मदद कर रहे हो, रूस की मदद कर रहे हो, तो भारत पर भी टैरिफ लगेगा। यानी भारत को सताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए, ना झुके। बार बार ट्रंप बोलते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर तो मैंने रुकवाया है, मैंने सीज फायर किया है, और उसका आधार लेकर राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में मोदी जी को उकसाते रहे कि आप ट्रंप के खिलाफ बोलो, लेकिन मोदी जी ट्रंप के खिलाफ कुछ बोले नहीं। लेकिन जो कुछ करना था, डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या एग्रीमेंट के लेवल पर हो या बिजनेस लेवल पर हो, ट्रेड डील पर हो, मोदी जी ने ट्रंप को अपने तरीके से झुकाया है और नए नए तरीके ट्रंप ढूंढ रहे भारत को सताने के, लेकिन मोदी जी मान नहीं रहे। आपको याद होगा G7 के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा गए थे, लेकिन G20 के बाद जब कनाडा ने नखरे शुरू किए, भारत पर आरोप किए, तो मोदी जी कुछ गलत बोले नहीं थे, ना उल्टे आरोप किए थे। लेकिन एक बात, जिस ढंग की डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी ने की थी, उसके बाद तो यहां तक मामला पहुंच गया कि भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा ने निकाल बाहर किए थे, हमने भी कनाडा के निकाल बाहर किए। लेकिन
इस पर भी मोदी जी ने कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, एक समय आ गया कि जिस प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ ड्रामा खेला था, उसको ही कनाडा के प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। अब ये जाकर मोदी ने किया, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन मोदी ऐसे डिप्लोमेसी चलाते हैं कि उनके दुश्मन को भी इच्छा ना होते भारत के सामने झुकना पड़ता है। और ये आज की बात नहीं, जितना मैं मोदी जी को जानता हूं, तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की है। वो मनवाना चाहते, लेकिन कोई जानबूझकर मानना नहीं चाहता, सच्चाई सामने होकर मानता नहीं है, तो उसको कैसे झुकाना है ये मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके लिए जो डिप्लोमेसी आवश्यक है वो इस ढंग से करते हैं कि दुनिया को पता नहीं चलता, लेकिन थप्पड़ तो लगता है, और जिसके गाल पर थप्पड़ लगा है वो गाल मलते हुए दिखाई देता है। तो अगर वीटो पावर भारत के लिए ड्यू है, भारत उसके लिए पात्र है। आज दुनिया में भारत एक बड़ी सत्ता है, बड़ी इकोनॉमी है, और जिम्मेदार भी है। जब वैक्सीन कोरोना के लिए हमने बनाया, हमने 50-60 गरीब देशों को फ्री में वैक्सीन भेजा था। ये कौन करता है? अमेरिका ने किया था, रूस ने किया था, कौन से देश ने किया था? इसलिए तो ब्राजील के उस समय के जो अर्जेंटीना, ब्राजील, वहां के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हनुमान का चित्र लगाकर हमारे आभार मान लिए थे। कहने का मतलब ये कि ये मोदी का तरीका होता है। मोदी गुस्से में बोलते नहीं, आरोप करते नहीं, हमला भी नहीं करते, लेकिन जिसको लगना है वो तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। और इसलिए अगर भारत की पात्रता है और कोई भारत का वीटो रोक के बैठा है, या अगर भारत को वीटो नहीं देना चाहता तो भाड़ में जाइए, ये मोदी के सोचने का तरीका है। ये मोदी के सोचने का तरीका है। अगर हम डिजर्व करते हैं, हम उसके लिए पात्र हैं, हम वीटो के अधिकारी हैं, और अगर वो वीटो नहीं मिल रहा है तो हमको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको आपके मान्यता की जरूरत नहीं है, हम यूनो को भी कीमत नहीं देंगे। ये तरीका होगा नरेंद्र मोदी का। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मोदी जी यूनो को भी उसकी जगह दिखाने में लगे हुए हैं। बीच में आपको याद होगा, ट्रंप ने गुड़ी गुड़ी बोलने की, अच्छी अच्छी बातें बोलने की कोशिश की कि भारत से हमारा पुराना रिश्ता है, पुरानी दोस्ती है, मोदी मेरे फ्रेंड है, वगैरह वगैरह। उसके बाद भी मोदी जी को समझ में आया कि ये यूनो में अब अगर जाएंगे मोदी, तो वहां ट्रंप पहुंचेंगे और दुनिया को फोटो निकाल कर दिखाएंगे कि देखो मोदी तो मेरा दोस्त है। इसलिए जब सोशल मीडिया में ट्रंप ने बोल दिया कि भारत दोस्त है मेरा, ट्रंप ने झुकना शुरू कर दिया था टैरिफ पर, तो इमीडिएटली मोदी ने डिक्लेयर कर दिया 24 घंटों में, 48 घंटों में, कि वो यूनो की जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं जाएंगे। जनरल बॉडी में भारत का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन जयशंकर करेंगे, जो हमारे विदेश मंत्री है, और अभी चल रहा है यूएनओ का जनरल सेशन चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है, जनरल बॉडी। लेकिन मोदी वहां गए नहीं। इसका मतलब साफ था कि ट्रंप जो गेम खेलना चाहता है वो तो मैं खेलने नहीं दूंगा, लेकिन मैं जो गेम खेलूंगा उसका ट्रंप को पता भी नहीं चलेगा, तो यूनो को क्या पता चलेगा। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल परसों की 2 दिन की बात है, यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम कुछ लैटिन है, मुझे याद नहीं रहता, उनके प्रवक्ता जो है, यानी उनके सेक्रेटरी जो है, यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी के जो बिल्कुल नजदीकी उनके अधिकारी है,
उन्होंने वीटो के बारे में कुछ बातें कही है। भारत एक उभरती महासत्ता है, सुपर पावर है, उसको उसका जो अधिकार है वो देना पड़ेगा। ऐसी बात अगर सेक्रेटरी जनरल का प्रवक्ता करता है तो बात साफ है कि मोदी जो गेम खेल रहे हैं उससे यूनाइटेड नेशंस की नाक में भी दम आया है। आज मोदी जी ने दुनिया भर में अपने लिए इतनी गुडविल पैदा की है कि दुनिया में कम से कम 50 से 70 छोटे मोटे देश ऐसे निकलेंगे कि यूनो से निकलकर मोदी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे उसके मेंबर हो सकते हैं। इसका सीधा साधा मायना इतना ही है कि अगर मोदी इनिशिएट करते हैं तो यूनो की जगह दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है जो जिम्मेदारी से यूनो से भी ज्यादा जिम्मेदार होकर दुनिया में काम करेगा। ऐसा विश्वास मोदी जी ने पैदा किया है। कई भूकंप आता है, कई कोई बड़ी बाढ़ आ जाती है, ऐसे छोटे मोटे देश को मोदी जी इमीडिएटली मदद भेज देते हैं, जो असलियत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। तो ये जो विश्वास मोदी पैदा कर रहे हैं उसका सीधा निशाना जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। अगर ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत को वीटो पावर नहीं दे रही है तो भाड़ में जाए। मोदी जी ऐसा इनिशिएटिव ले लेंगे कि उसका अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा। जैसे कनाडा में दूसरा प्रधानमंत्री लाया गया, कल परसों पाकिस्तान और सऊदी का एक एग्रीमेंट हो गया था। एक हफ्ते में सऊदी को वो एग्रीमेंट नकारने की स्थिति आ गई। ये है मोदी की ताकत। तुर्की और अजरबैजान झुक गए मोदी के सामने। तो बात मोदी की नहीं है, मोदी का मतलब सिंबलाइजेशन है, मोदी का मतलब भारत बन गया है। अगर भारत को अपने गुड बुक्स में रखना है तो मोदी जी का सुनना पड़ेगा। ये आहिस्ते आहिस्ते दुनिया के बहुत सारे देश मानने लगे और इसलिए मुझे अब लगता है कि अगर बहुत जल्दी अगले 1-2 साल में अगर यूनाइटेड नेशंस में भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती, यानी वीटो पावर नहीं दिया जाता, तो यूनो टूटेगा। यूनो टूटेगा। आज की खबर इतनी है कि चाइना अभी भी रोके रखा है, लेकिन चाइना भी झुक जाएगा। जो स्थिति आई है, ट्रंप ने जो स्थिति पैदा की है, उसके बाद H1B वीजा वगैरह वगैरह चर्चा बहुत चल रही है, उसको कोई मैं अहमियत नहीं देता। मेरे लिए इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि चाइना भी झुकने की अवस्था में आ गया है। पाकिस्तान या भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाने के बजाय भारत से हाथ मिलाकर अगर चाइना अच्छी डेवलपमेंट कर सकता है, प्रगति कर सकता है, तो भाड़ में गया पाकिस्तान। चाइना भी भारत के साथ खड़ा होगा और अमेरिका को और या नाटो को धक्का देना है तो रूस, चाइना और भारत मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकती है। और इसलिए यूनो में ही यूनो तोड़ने के बजाय भारत को एडजस्ट करो, ये लाइन पर चाइना आ जाएगा और शायद चाइना ही भारत के वीटो पावर के लिए प्रयास शुरू करेगा। और अगर नहीं होगा तो बहुत जल्दी हम यूनो टूटते हुए देखेंगे। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।